मैं प्रियंका यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भैरोड, यूट्यूब ई कंटेंट श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, जैसे कर्ता के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, विकासवादिता के आधार पर, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। किसी भी काल का विभाजन करते हुए हम अलग अलग तरह से उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को हम कर्ता के आधार पर देखें तो प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग का नाम आता है। प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, संत का काव्य, सूफी काव्य, रीतिकाल, छायावाद और प्रगतिवाद। विकासवादिता के आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल और आधुनिक काल को हम देख सकते हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर से हिंदी साहित्य में हमारे राष्ट्रीय धारा है, स्वातंत्र्योत्तर काल है, स्वच्छंदतावाद है आदि सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर उनका काल विभाजन किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय बिंदु निम्न प्रकार से हैं, जैसे काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, कालों का जो नामकरण है वह यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर और समापन के अनुसार होना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण भी प्रमुख ग्रंथों के आधार पर ही करना चाहिए। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन के बारे में हम निम्न प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में आता है गारसा, दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। उन्होंने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने लेखकों और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव देखा जाता है तथा अध्यायों की संख्या भी अधिक होने के कारण काल विभाजन को उपयुक्त नहीं मान सकते। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में जो लिखी उसमें निम्न काल विभाजन प्रस्तुत किया। मिस्र बंधुओं के अनुसार सबसे पहले आता है आरंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, फिर परिवर्तन काल और उसके बाद वर्तमान काल। मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था उस काल विभाजन में भी हमें निम्न त्रुटियां देखने को मिलती हैं। जे कालखंडों के आधार पर एक जैसी प्रवृत्ति नहीं अपनाई गई। से आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल विकासवादिता के आधार पर है, तो अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार भी हमें दिखाई नहीं देता। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 विक्रम संवत से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को भी समेट लिया गया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ ही लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। परिवर्तन काल भी असंगत है तथा कालों की संख्या भी अधिक है। इन्हीं न्यूनताओं को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके काल विभाजन पर व्यंग करते हुए कहा भी है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आगे हम पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को मील का पत्थर माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक उन्होंने 1929 ईस्वी में लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। वीरगाथा काल को वो संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, तो भक्ति काल
की समय सीमा का निर्धारण उन्होंने संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक किया। रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक, और गद्य काल की संज्ञा उन्होंने संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक दिए। वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उनका प्रारूप निम्न प्रकार भी किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी। स्पष्ट है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी उस काल में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उनका नाम वीरगाथा काल रखना चाहते हैं। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, आधुनिक काल को गद्य काल कही जाने के पक्ष में ही है। उनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति तत्व निरूपण की तथा आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है। इसलिए प्रधान प्रवृत्तियों के आधार पर ही कालखंडों का नामकरण करना उचित है। शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के दो आधार हैं। नंबर 1 प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिले उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण भी कर लिया गया। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को भी आधार बनाया गया। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति हमें वीरगाथा काल पर हुई, विद्वानों को वीरगाथा काल पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन एवं अप्रमाणिक है, अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बनाकर इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना। इसी प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेने का दृष्टिकोण भी कुछ लोगों के मत से एकांकी है, जो इतिहास की अधूरी एवं एक पक्षीय व्याख्या करता है जिसे वैज्ञानिक नहीं कह सकते। फिर भी यह कहना उचित है कि शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति का आधार तर्कसंगत एवं पुष्ट है। उनका काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है। अधिकतर प्रवृत्ति इतिहासकारों ने इसी काल विभाजन को आधार बनाया है। अगला आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा, जिसमें उन्होंने निम्न प्रकार से काल विभाजन किया है। पहला उनके अनुसार संधि काल, हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहला जो काल विभाजन उन्होंने नाम दिया है वह संधि काल 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक। चारण काल आता है 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। फिर उसके बाद भक्ति काल 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक, और रीति काल आता है 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की हैं। चारण काल और शुक्ल जी के वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीरगाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा 1965 ईस्वी में। सबसे पहले उन्होंने जो काल विभाजन किया उसमें प्रारंभिक काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का भी यही मत है कि हिंदी के प्रारंभिक और मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है, में धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य परंपराओं का विवरण गुप्त जी ने प्रारंभिक काल, मध्यकाल में ही बांटा। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण के आधार पर ही अधिक विवाद रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित हैं वे और जो प्रमाणिक हैं वे इस प्रकार से हैं कि आदिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसमें आदिकाल को हम 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक,
भक्ति काल को 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल को 1650 से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल को 1850 ईस्वी से अब तक इस उक्त नाम ही सब सर्व स्वीकृत है और इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।